नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो इस वक्त आप सुन रहे हैं और डॉक्टर ममता, डॉक्टर नियति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में और पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फैसले को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कर्नाटक सरकार का फैसला आया है कि कर्नाटक राज्य में महिलाओं को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में एक दिन की मासिक धर्म की छुट्टी दी जाएगी, वेतन समेत। तो ममता जी ने ये खुशखबरी कल हमें सुनाई थी, तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपने तमाम श्रोताओं तक इसके तमाम पहलुओं पर बात करें। तो आप दोनों ही इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। और शुक्रिया सुनीता जी, तो ममता जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहती हूँ, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को और क्या और राज्यों ने भी इस तरह की पहलें कभी इससे पहले की हैं? कर्नाटका सरकार ने जो मेंस्ट्रुअल लीव को लेके अपनी बात रखी है वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक दिन की पेड छुट्टी का प्रावधान उन्होंने रखा है। जी, जबकि बिहार में ये केवल सरकारी कार्मिकों के लिए था। तो ये खुशी की बात है कि सरकार ने एक ऐसा कंपैशनेट स्टेप लिया है, ऐसा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है जहां पीरियड्स को महिलाओं की हेल्थ के साथ जोड़कर देखा गया है। तो मुझे इस बात की खुशी है। जी, बात है कि इसको महिला स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है। जी, इससे ना ही हमारे वर्क प्लेस में एक सेंसिटिविटी, ज्यादा संवेदनशीलता तो आएगी ही आएगी, साथ में एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। मैम, क्या पहली बार ये फैसला हुआ है? पहली बार किसी राज्य ने ये स्टेप लिया है? देखा जाए तो ये पहली बार इस तरीके से है कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं दोनों को ही पेड लीव का प्रावधान है। जबकि बिहार में ये पहले से एग्जिस्ट करता है, पर वहां पे सिर्फ सरकारी कार्मिकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध थी। जी। और मैम, कब से थी? 1992 से जी, ये बिहार ने जी, ये थोड़ा प्रावधान पॉइंट किया। आउट करने वाली बात है कि इतने साल पहले बिहार सरकार ने, और शायद ये कुछ ट्रेड यूनियन की महिलाओं लोगों के द्वारा प्रेशर में आके ये फैसला लिया गया था। जी बिल्कुल, 1992 में ये फैसला लिया गया था। पर हैरानी की बात है कि 1992 से 2025 आया कि किसी दूसरे स्टेट को। इस बीच केरला ने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, महिला स्टूडेंट्स के लिए मेंस्ट्रुअल पेड लीव रखी थी। जी, उसके बाद कर्नाटका। तो ये बहुत लंबा सफर है 92 से 25 में कि दूसरे स्टेट ने ये जी, फैसला पॉलिसी, लिया है। मतलब प्रपोजल से पॉलिसी तक आने में इसको इतना समय लग क्या गया। बात है। और उसके मैम। अलावा नियति जी, जोमेटो ने चौंकाया था हमें पिछले साल। जी जी जी। जी, जोमेटो की भी जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसमें 10 डेज की एनुअल लीव का प्रावधान है महिलाओं के लिए जो मेंस्ट्रुअल लीव ले सकती हैं। पर मैं इससे पहले इतिहास की अगर बात करूं तो 1922 में रशिया में और यूएसएसआर में ये मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी बोल्शेविक पॉलिसी के अंडर ऑलरेडी आती थी। तो हम सोच रहे हैं हम 2025 में आ गए हैं, पर हम बात करें 1922 की ऑलरेडी। ओह, तो उसके बाद जापान में 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब जापान में मेंस्ट्रुअल पॉलिसी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। और इसके साथ हम देखते हैं एशिया की अगर बात करें, इंडोनेशिया, ताइवान और साउथ कोरिया। इसके अलावा अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पे जाम्बिया, वहाँ पे पेड मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने देख लिया कि बिहार में, जैसे मैम ने बताया कि बिहार में तो ये पॉलिसी है, पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें कि बहुत कम महिलाएं इसको अवेल करती हैं इस पॉलिसी को, क्योंकि इसके पीछे इतना स्टिग्मा अटैच्ड है, इतना मतलब इसको थोड़ा बुरी नज़र से देखा जाता है कि आप कहें कि आपको मासिक धर्म हो रहा है इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी, जो महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी, उन्होंने बहुत ही कम इस पॉलिसी को अवेल किया, इस छुट्टी को अवेल किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा आना चाहिए वो है कि किस तरीके से हम इस टैबू को एड्रेस करें, जहाँ पे हम महिलाओं के मासिक धर्म के साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है उसको उसको हटा सकें। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये याद दिला दूं सबको कि हमारा जो जरूर। सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक समाज है, चाहे वो इंडिया हो या इवन वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया विश्व भर में एक पितृसत्तात्मक समाज में हम रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी याद करें कि जहाँ पे क्लास, कास्ट, जेंडर को लेके ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मेंस्ट्रुअल लीव को लेके तो और भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं ये पहली बार कुमाऊं में आई हूँ, मतलब इससे पहले मैं ज़्यादा विजिट नहीं करती, तो जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ तो कई महिलाएं अभी भी कुमाऊं में जब उनका मेंस्ट्रुएशन होती है तो एक अलग कमरे में रहती बिल्कुल। हैं, या फिर किचन में जाना उनको अलाउड नहीं होता है। तो हमको पहले अपने घर से ये शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम अपने मदर को, अपनी सिस्टर्स को एज अ इक्वल सिटीजन या फिर एज अ इक्वल मेंबर ऑफ द हाउस ट्रीट करें, जहाँ पे हम उनको ये कहें कि ये जो टैबू है, किचन में ना जाना या घर के अन्य कामों में या पूजा ना करना, इसको हमको
ख़त्म करना पड़ेगा अपने घर पे ही, उसके बाद हम वर्क प्लेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही है, और उसके अलावा कल्चरल शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। जो माइंडसेट का चेंज है, ऑफिशियल पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में तो ऑलरेडी है, पर उसको अवेल करने के लिए जो मेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है, कल्चरल शिफ्ट की ज़रूरत है, उस पे हमको फोकस करने के साथ साथ ज़रूरत क्या है। बात है, काफ़ी बेसिक बातें आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया सुनीता आपने। ये गैप कब तक भरा जाएगा, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं आती? पर हाँ, कैसे भरा जाएगा, क्या छोटी छोटी कोशिशें की जा सकती हैं, उस पे हम कुछ बात कर सकते हैं। जी। जैसे कि मैंने कहा कि वर्क स्पेस में आप सेंसिटिव बनाइए लोगों को, बट वर्क स्पेस में एक सर्टेन एज के लोग, उम्र के लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तो उनको हम कितना चेंज कर पाएंगे या कितना बदलाव उनकी सोच या समझ में ला पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम स्कूल्स की तरफ जाएं कि जब बच्चे स्कूल में हैं और लड़कियां मेंस्ट्रुअल उनकी साइकिल स्टार्ट होने वाली है या मासिक धर्म की ओर बढ़ रही हैं, वो एक सही समय है कि स्कूल से हम बच्चों को सेंसिटाइज करना शुरू करें कि ये इसके पूरे मासिक धर्म के अगल बगल जो झिझक, जो शर्म हमने जोड़ी हुई है, वो मुझे लगता है कि अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो बदलाव देखा जा सकता है, जिसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। जी। अभी शहरों में मैम, जैसे कुछ दोस्त मेरी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के पीरियड्स होने पे पहली बार घर में थोड़ा-सा पार्टी का जैसा माहौल रखा था और उसको सेलिब्रेट किया था उस दिन को। और तो ये भी अब हो रहा है। उसके अलावा अगर घर का सौदा-पत्ता आता है तो माँ, अगर पिताजी ला रहे हैं या माँ ला रही हैं तो उस लिस्ट में नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन भी होती हैं, तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज़ चीज़ें हुई हैं घरों में। हाँ, चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं और कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ लड़की को पहली बार पीरियड्स आने पर उसे सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से किया जाता है। उस पे भी हम बात कर सकते हैं, पर कभी और उस पे बात जी। करेंगे। पर हाँ, मैं कह रही हूँ ग्लोरिफिकेशन ना भी हो चीज़ों का, तो एटलीस्ट एक समझ होना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हाइजीन हो चाहे टैब हो, उन सब पे बात की जानी चाहिए। घरों से शुरुआत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से नियति इसमें कुछ और ज़रूर कहना जी, चाहेंगी। मुझे बिल्कुल। लगता है कि हमारे हमारे कल सोच करके एक संस्था है, 3 लड़कों ने उसे एस्टेब्लिश किया है और उसका पूरा काम ही है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए। एक अल्मोड़े जैसी सांस्कृतिक नगरी, एक छोटे से कस्बाई ज़िले में एक खूबसूरत पहल होती है, वहाँ रैली निकलती है, हाथ में बैनर पकड़ के लड़कियाँ इस पर जागरूकता रैली निकालती हैं और अभी वो मेंस्ट्रुअल कप की ओर बढ़ने की बात भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह का पहल छोटे-छोटे कस्बों से भी हो रही है। तो ये जो माहौल बदल रहा है, जिस आपने कल्चरल शिफ्ट की बात की, तो वो क्या है? थोड़ा-सा उसे बताइए मैम। कल्चरल शिफ्ट जैसे हम जो अर्बन एरियाज है वहाँ हम देखते हैं कि स्कूल्स में जो सेक्स एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन की बात भी होती है। पर अगर हम थोड़ा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आए तो क्या स्कूल्स में मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, कल्चरल शिफ्ट वहाँ से शुरू होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि घर में जब हम अपनी मम्मी को देखते हैं, अपनी आंटीज़ को देखते हैं कि वो पीरियड्स के दौरान किचन से बाहर हैं, कभी कभी तो रूम से भी बाहर उनको गद्दों में बाहर सुला दिया जाता है। तो वहाँ पे हम आवाज़ उठाएं। घर पे बाहर तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने घर में अपने पिताजी के सामने या अपने भाई के सामने ये आवाज़ उठाएं कि ये जो प्रैक्टिस है हमको यहीं पर ही रोकनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम शुरुआत करें। और उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि इवन ओपन कॉन्वर्जेशंस में अगर हम ऑफिस में हैं तो महिलाओं के साथ भी ये कह सकें कि मैम आज मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो मैं आई वांट टू टेक रेस्ट, या ओपनली इसके बारे में डिस्कशन हो, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन है या सेंसिटाइजेशन है वो साथ साथ चलता रहे। ये इस कल्चरल शिफ्ट की मैं बात जी, इसको बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल लीव कहना सही होगा या इसको कोई और नाम देना सही है, क्योंकि ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत ज़्यादा टैबू है समाज में। तो अगर जब इसको हम कहते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल लीव दी जा रही है, तो क्या महिलाएं कंफर्टेबल होंगी अपने सुपरवाइजर या अपने कलीग्स को ये बताने में कि उनको भी मासिक धर्म हो रहा है? बहुत अच्छा वैलिड सवाल पूछा नियति ने। बिल्कुल, मेंस्ट्रुअल लीव नाम देना अपने आप में इस बहुत ही हमारे मेंटल ब्लॉक्स बना देता है। बहुत सी महिलाएं जो पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात तक नहीं करना चाहती, वो ऑफिस में कैसे कहेंगी कि हाँ, मुझे इसके लिए लीव चाहिए। तो इसके लिए कोई और नाम बिल्कुल सोचा जाना चाहिए। ये क्योंकि अपने आप मेंस्ट्रुअल लीव कहने से ही चीजें थोड़ी तो Exactly. हो जाती है। जैसे बिहार में हम देखते हैं उसको स्पेशल लीव करके उसको नाम दिया गया था। तो शायद उनको भी पता है कि उसमें कितना टैबू अटैच्ड है। तो मतलब सरकार अपनी मंशाएं अच्छी भी जताएं तो उसके बावजूद भी इसको लागू करना बहुत कठिन है। इसमें जब सारे लोग अपने तई सहयोग देंगे। हाँ, अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं पर्सनली चाहूंगी कि हाँ, इसे मेंस्ट्रुअल लीव ही बोला जाए। आप जो है उसको ओन कीजिए, बट ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है। महिलाएं और महिलाओं के साथ साथ हमारा वर्क प्लेस का स्टाफ, हर कोई इस चीज के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि स्टाफ में महिलाएं पुरुष सभी लोग हैं और कौन इसको किस किस
इंटेंसिटी के साथ इसको देखता है, ये भी जानना जरूरी है। हालांकि मैं भी समझती हूँ कि इसको नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, इवन शब्द को नॉर्मलाइज करना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। पर मुझे लगता है कि क्यों मेरे जो मेल कलीग्स हैं उनको पता चले कि कब मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। नियति, एक निजता का जो सवाल है हाँ, थोड़ा सा। हाँ privacy हाँ बिल्कुल, बिल्कुल निजता का सवाल है। ये भी एक पॉइंट है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखती हूँ। हम जैसे हम महिलाएं आधी आबादी हैं, पुरुष भी आधी आबादी हैं, और हम उस आधी आबादी के बिना नहीं बढ़ रहे हैं। हम चाहे वर्क स्पेस है, घर है, पब्लिक स्पेस है, हम साथ में हैं। तो पुरुषों को मेरे को लगता है कि पता होना चाहिए। अगर ये भी ना पता हो कि मुझे किस दिन मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, पर उस पीरियड से रिलेटेड बाकी चीजें पता होनी चाहिए। तो यही वो शायद धीरे धीरे वो शर्म की जगह है जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी। इसको शायद हम किसी और नाम से भी कह सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर लीव। हाँ। क्योंकि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन से ही इशू नहीं होता है। अगर हम एक दूसरा पॉइंट लें, ओव्यूलेशन, जब Right. ओव्यूलेशन का टाइम होता है महीने में, कई महिलाओं को उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आती है। तो उसको भी इंक्लूड करते हुए एक हेल्थ केयर लीव हो जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन या में वो छुट्टी ले सके। और इसमें एक और मुद्दा आता है कि क्या सिर्फ एक दिन महीने का काफी है? ये क्योंकि पीसीओडी की अगर हम बात करें, हाँ, कुछ महिलाओं को 10-10 दिन तक भी पीरियड्स होते हैं। बिल्कुल। 2 महीने पीरियड्स नहीं होंगे, फिर अचानक से 1 महीने में 10 दिन पीरियड्स होंगे। तो क्या वो एक दिन काफी हो सकता है? इम्पॉसिबल। मतलब उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप छुट्टी कब ले सकती हैं महीने में, कि आपको 3 छुट्टियां चाहिए, 5 छुट्टियां चाहिए, क्योंकि कभी आपको नहीं भी जरूरत होती है। वो तो आपका कहना है कि लचीला थोड़ा इसे बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल। कम से मैं कम 2 दिन तो होना ही चाहिए। हाँ, नियति के संग अग्री करती हूँ। उसको थोड़ा सा लचीला बनाया जाए कि हेल्थ केयर लीव नाम दें और थोड़ा ब्रॉड रख दें एरिया। तो छुट्टी उस हिसाब से प्लान की जाए। क्योंकि सही करी नियति, कई कई बार 10-10 दिन तक महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, और कभी कभी कोई साइकिल इतनी स्मूथ होती है कि आपको एक छुट्टी की भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, इस पे ये तो फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन और उस पे है कि कैसे। हाँ, पर एक दिन तो वाकई कम है। 2 दिन तो, 3 दिन नहीं, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। एक तो मेरे ख्याल से बेहद कम है। जी। अ, कि एक नॉर्मल रूटीन की तरह उसे लिया जाता है, लेकिन वो कैसे अलग है? बिल्कुल सुनीता, मैं इस बारे में बात करूंगी, पर इससे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने एक मित्र का जो कर्नाटका बेंगलोर से हैं, और जिन्होंने मुझे कल ये जैसे ही ये फैसला आया, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, जो कि एक पुरुष हैं, नो डाउट। तो हम ये मान सकते हैं कि पुरुष सेंसिटिव हैं, बट वो कितने संख्या में है ये कहना मुश्किल है। और पुरुष क्या, मुझे तो लगता है कभी कभी महिलाओं को भी इसमें सेंसिटिविटी की जरूरत है। एट टाइम्स मैंने देखा है कि लड़कियों से अगर आप पीरियड्स के बारे में खुल के बात करो, या आप बोलो कि मैं पीरियड्स में हूँ या मेंस्ट्रुएट कर रही हूँ, तो वो इस बात को बहुत ऊंचे लाउडली कहना पसंद नहीं करती, या दबाते की बात को धीरे किया जाए। तो महिलाओं को भी सेंसिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि हम उस कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको छुपाया जाना है। उसके अलावा सुनीता, आपने क्या पूछा? सॉरी, मैं वो भूल गई। हाँ, कि क्या-क्या होता है, दिक्कतें क्या-क्या होती हैं? हाँ एकदम हाँ, नॉर्मल नहीं है, खासकर पहला और दूसरा दिन, बिल्कुल। और जिन लोगों को दर्द होता है, हाँ हाँ कइयों को नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को होता है। तो हाँ, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से मैं ये खुद भी फेस कर रही हूँ, और सभी महिलाएं एक अपना ज़िंदगी का बड़ा अरसा पीरियड्स में बिताती हैं। और हमारे लिए भी हमारी हर साइकिल एक जैसी नहीं होती है। किसी कोई साइकिल आपकी हैवी फ्लो के साथ आती है, कोई साइकिल में आपका पेन ज़्यादा होता है, किसी में आप सर दर्द महसूस करते हैं, एक थकावट, क्योंकि कोई वो जनरली मैंने लेमैन की तरह से लोगों ने बात महिलाएं बात करती हैं कि ये तो गंदा खून है शरीर का जिसे निकलना ठीक है। वो कोई गंदा खून नहीं है, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, और जिससे हम वीकनेस महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि उसके अराउंड आपके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। ये तो खैर बहुत बड़ी बात है कि आप हार्मोनल चेंजेस पे बात कर रहे हैं। सामान्य बात भी करें तो शरीर में थकावट, चिड़चिड़ापन, दर्द ये महसूस करती है, और आपकी हर साइकिल अलग हो सकती है, और हर महिला की साइकिल भी एक दूसरे से अलग होती है। मेरी भी अगर साल की 12 साइकिल है तो वो एक दूसरे से अलग होंगी, और आपकी, मेरी या बाकी महिलाओं की साइकिल्स भी अलग अलग होंगी। तो ये तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा मुद्दा आपने है। जिस परिवेश की बात की कि अलग से महिलाओं को अभी भी शहरों के अंदर भी सुलाया जा रहा है अलग से इन 3 दिनों में, तो मुझे लगता है कि जो पुरानी जनरेशन बची है अभी ना, हमारी दादी लोग, हमारी इन लॉज जो हैं, वो लोग थोड़ा-सा उनको दाने हो जाना शरीर में, वो जो मानसिक उनका है कि, तो वो सब अभी जो बचा है, मुझे लगता है कि ये वाली जनरेशन जब तक है, तब तक ये शहरों में आने के बावजूद भी ये चीज़ें बची हैं शायद। सुनीता, मैं पूरी तरीके से इसमें अग्री नहीं करती हूँ, हुँ। क्योंकि हमारे ही समकक्ष जो, मतलब हमारे ही कंटेम्प्रेरी लोग हैं, महिलाएं, वो भी इन चीज़ों को मानती हैं। तो मेरे ख्याल से जो सारा फेर समझ का है कि आप कितना समझ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने साथ की महिलाओं को मैंने देखा है कि वो
पीरियड्स के दौरान खुद से पूजा पाठ करना छोड़ देती हैं, या अगर कुछ भगवान की कोई प्रतिमा अगर पहन रही हैं तो वो भी उतार देती हैं, या बहुत सी चीज़ों का खुद से पालन कर रहे हैं, कोई उनसे नहीं कह रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई कह भी रहा है तो आपको पहले तो उन्हें खुद ही मना करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और आप अपने लिए और अगर ऐसी चीज़ें समेट रहे हैं तो ये सिर्फ पुरानी पीढ़ी पे डाल देना मेरे ख्याल से पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। नई पीढ़ी में भी ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो हो रही है, तो इसका टूटने के लिए तो मुझे मैं कहती भी बहुत लंबा समय जी, लगेगा। तो लिटरेसी की जरूरत है, एक अलग तरह की। बिल्कुल। एजुकेशन की जरूरत है, और इवन अमंग विमेन, महिलाओं के समक्ष भी ये इसकी शिक्षा की बहुत जरूरत है। जैसे मैम ने कहा कि कई महिलाओं को लगता है कि ये गंदा खून है। ये जानने की जरूरत है कि गंदा खून नहीं है, ये नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है। ये खून भी बहुत ही बेसिक जो हमारे रगों में दौड़ता है वही खून है, कोई अलग खून नहीं है। नॉर्मल खून है जैसा होता ही है। तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, शायद हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही प्रॉब्लम है, हमारी नॉलेज की कमी, हमने शायद पढ़ाई नहीं करी है उस तरीके नहीं से। हाँ नहीं, मैं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहूंगी नियति। पढ़ाई की, पर मुझे लगता है हमारे टीचर्स का भी कहीं पे फेलियर है। ये साइंस में जिस जिस क्लास में ये टॉपिक हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, पढ़ाया गया, हमने देखा कि हमारे टीचर्स ने बहुत ही सतही तरीके से बस ऊपर ऊपर से पढ़ा के चीजें छोड़ दी, जबकि वो सही समय था बताने का कि कोई गंदा खून नहीं है, कि अगर इस समय में कोई महिला कंसीव करती है तो वही बच्चे के पोषण का सोर्स बनता है। ये बात हमें बताई क्यों नहीं गई क्लास में? ये बात मैंने अपने खुद से सीखी एक समय के बाद। जिस वक्त ये पढ़ाया जा रहा था, अगर ये बहुत ही सावधानी बरतते हुए बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ाया जाता तो शायद क्लास में बैठे लड़के लड़कियां दोनों ही इस चीज को तभी समझ गए होते। तब नहीं पढ़ाया तो सालों तक हम इस चीज को अपने संग ढोते रहे कि ये कुछ गंदी चीज है जिसे निकल ही जाना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का और एजुकेशन सिस्टम का फेलियर तो है। बिल्कुल। टीचर्स तो बहुत झिझकती थी स्कूल में। मुझे भी याद है 9th-10th में इसका सिलेबस ये था बायोलॉजी में, तो मुझे भी नहीं पढ़ाया गया स्कूल में। हालांकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, पर मैम इतना झिझकती थी, इतना शर्माती थी बायोलॉजी पढ़ाने में कि हमने भी नहीं पढ़ा। मैंने भी रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ा है आफ्टर स्कूल इनफैक्ट, क्योंकि बहुत ही उसमें टैबू था अटैच्ड। जी, मैं याद कर रही हूँ कि अपने हमारे समय के जो दिन थे शुरुआती, हमको कुछ भी नहीं मालूम होता था और कितनी डर, कितने संकोच में हम रहते थे। कम से कम हमारी बेटियों के लिए थोड़ा माहौल बदला है। अब स्कूल में जो है पहले से ही बता दी जा रही हैं चीज़ें, तो लड़कियां अपने बैग में एक सैनिटरी पैड रख के चलती हैं हमेशा ही, तो ये भी एक अच्छा सुखद है देखना इस तरह का। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कर्नाटक सरकार की तारीफ हम कर रहे हैं, क्या हम अपने स्टेट में भी कुछ पहल कौन करेगा? हमारा विश्वविद्यालय एक महिला अध्ययन केंद्र भी चलाता है और नैनीताल डीएसबी कैंपस में भी चल रहा है, अल्मोड़ा में भी खुलने की तैयारी है। तो क्या महिला अध्ययन केंद्रों को इस तरह की पहल करनी चाहिए? क्योंकि उच्च शिक्षा में जो महिलाएं हैं, एटलीस्ट वहाँ से एक पहल होनी चाहिए कि हम भी अपनी सरकारों को एक ज्ञापन या एक प्रस्ताव के जरिए इसकी पहल करें। बिल्कुल सुनीता, की तो जानी ही चाहिए, बिकॉज अब हमारे पास एक मॉडल भी है। हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर ऐसा हो, पर वही कि कितना हो पाएगा ये तो खैर बात की बात है। पर यकीनन ये कहा जाना चाहिए महिला अध्ययन केंद्रों के द्वारा, या जितनी जो भी एनजीओज, जो भी लोग इस फील्ड में काम करते हैं, बिल्कुल कहा जाना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली मैं उसके सपोर्ट में ही रहूंगी। मुझे तो बल्कि उत्तराखंड सरकार से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूसीसी हमने लागू किया, पहला राज्य है जिसने पूरे देश में यूसीसी लागू किया है। इसके साथ साथ हमने देखा कि उत्तराखंड सरकार ने एनईपी भी लागू करा है देश में, जो कई राज्यों में नहीं है, उत्तराखंड में है। तो शायद हम मेंस्ट्रुअल लीव का भी एक स्टेप अगर हम भी अपनी ओर से बढ़ाएं, अपनी तरफ से कर सकते हैं। एक बात और जोड़ सकते हैं। आज आपको पता है कि पूरा देश करवा चौथ मना रहा है, और उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के लिए महिलाओं को स्पेशली लीव दी है। तो जहां करवा चौथ के लिए एक दिन की लीव मिल सकती है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, तो मुझे लगता है मेंस्ट्रुअल लीव पे बात किया जाना तो खुले दिल से स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी महिलाओं का अधिकार है। और करवा चौथ तो शायद सभी महिलाएं नहीं भी रख रही हैं, जो भी उनके पर्सनल चॉइसेस हैं, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वी डोंट हैव पर्सनल चॉइस। तो मुझे लगता है सरकार को इस बारे में भी बातचीत की जानी चाहिए सरकार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, महिलाओं के बिना कार्यस्थल कितना सूना है, उसका एहसास आज विश्वविद्यालय में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल कार्यस्थल सूना है। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी अच्छा है कि जो महत्ता है वो थोड़ा सा पता चलेगी। हाँ बिल्कुल, है ना? तो बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हमारे तमाम सुनने वालों तक पहुंचाने के लिए। ममता मैम, नियति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू जी।